गुड मॉर्निंग टू ऑल। फिर से स्वागत है आपका राजनीति विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में, जहां हम सब जानेंगे आज भारतीय संविधान निर्माण की कहानी का अगला चरण, संविधान सभा की कार्यप्रणाली और संविधान का निर्माण। कि संविधान के निर्माण के लिए भारतीय संविधान सभा में कौन सी किस तरह की क्रिया पद्धति कार्यप्रणाली अपनाई गई, वो सारी बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी बैठक की शुरुआती बैठक कब और कहाँ हुई। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई थी। 9 दिसंबर 1946 का दिन एक ऐसा ऐतिहासिक दिन था जब देश का संविधान बनाने हेतु जनता के प्रतिनिधि पहली बार एकत्रित हुए और संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन हुआ। बिहार के वयोवृद्ध राजनीतिक नेता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा की पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद संविधान सभा की पहली बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इससे पहले 10 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के कार्य संचालन और स्वतंत्र निर्णय हेतु नियमों और प्रक्रियाओं के निर्धारण के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसका नाम था प्रक्रिया नियम समिति। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष निर्वाचित किया गया और H.C. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया और B.N. रॉय इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुने गए। अब देखते हैं हम ये शुरुआती निर्वाचन और चुनाव अध्यक्ष उपाध्यक्षों की नियुक्ति के पश्चात कार्यप्रणाली किस तरह से शुरू की गई। तो सबसे पहले जब ये शुरुआती काम हो गए, संविधान सभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुन लिए गए, उसके बाद में भारत की भावी प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की रूपरेखा के रूप में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसको कहा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव। और ये उद्देश्य प्रस्ताव ही भारत के संविधान की प्रस्तावना का आधार बना था। ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को, जो कि पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। अब आइए देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव की प्रमुख बातें क्या थीं, जो कि आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना का आधार बनी। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था, उसमें ये घोषणा की गई थी कि भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य की घोषणा करते हैं तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए संविधान निर्माण की घोषणा संविधान सभा के द्वारा की जाती है। दूसरी घोषणा जो उसमें थी वो ये थी कि ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। तो एक तरह से इसमें भारतीय संघ के क्षेत्र और सीमाओं का निर्धारण किया गया और ये कहा गया कि इन सभी क्षेत्रों और उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इसके लिए जो नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उनमें निहित रहेंगी और प्रशासन के संचालन के लिए भी वे सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होगी इन राज्यों को प्राप्त होंगी। संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां और प्राधिकार इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। यानी उद्देश्य प्रस्ताव में भारत की जनता को संप्रभु घोषित किया गया, जो कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी नजर आता है। भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता और सुरक्षा, अवसर की समानता, विधि के समक्ष समानता, विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा और इसके भू क्षेत्र, समुद्र और वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय और विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार और उचित स्थान दिलाया जाएगा और विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। तो उद्देश्य प्रस्ताव को एक बार दृष्टिगोचर करने से हम ये जान सकते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव भारत की संविधान सभा के द्वारा जो निर्मित किया जाने वाला संविधान है उसकी आकांक्षाएं, उसके उद्देश्य और भावी भारत की तस्वीर प्रस्तुत करता है कि हम किस तरह के भारत का निर्माण करना चाहते हैं, जिसमें न केवल व्यक्ति की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा, बल्कि विश्व शांति की कामना भी की गई है। ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया सर्वसम्मति से और इसने संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया और इसके परिवर्तित रूप से ही संविधान की प्रस्तावना आगे चलकर बनी। अब हम देखते हैं कि स्वतंत्रता अधिनियम इसके बाद में पारित किया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। 28 अप्रैल 1947 को ही 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। 3 जून 1947 को जो घोषणा की गई थी माउंटबेटन योजना की, उसके अनुसार स्वतंत्रता अधिनियम लागू किया जाना था। अन्य देशी रियासतों के ज़्यादातर प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में अपनी सीटें ग्रहण भी कर ली थी। भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए थे। लेकिन 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा संविधान सभा में 3 बड़े परिवर्तन हुए। एक तो ये कि सभा को पूरी तरह से संप्रभु निकाय बनाया गया जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने और बदलने का अधिकार दे दिया। दूसरा जो बड़ा परिवर्तन था वो ये था कि संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा को 2 अलग अलग काम सौंपे गए थे। इनमें से एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना, तो दूसरा काम था देश के लिए आम कानून लागू करना, जो कि आज हमारी संसद करती है। इन दोनों कार्यों के लिए अलग अलग दिन तय किए गए थे, अलग अलग कार्यप्रणाली थी। दोनों कामों के लिए संविधान सभा एक ही थी, लेकिन संविधान सभा के रूप में संविधान निर्माण का कार्य वो अलग कार्यप्रणाली से करती थी और संसद के रूप में, विधायिका के रूप में वो अलग कार्यप्रणाली और अलग दिन काम करती थी। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी थी। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती तो इसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और जब बैठक विधायिका के रूप में संविधान सभा की होती थी तो इसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर, यानी विधायिका के रूप में अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर और संविधान सभा के रूप में अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में काम करती रही। इस समय तक संविधान का निर्माण का काम भी पूरा हो चुका था। तीसरा जो बड़ा परिवर्तन हुआ स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा, मुस्लिम लीग के सदस्य जो कि पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्रों से संबंधित थे, भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। इसकी वजह से 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की कुल जो संख्या थी 389 के बजाय अब 299 तक हो गई। यानी पहले 389 सीटें थी तो उसकी जगह कम होकर के 299 शेष भारत की सीटें बची। भारतीय प्रांतों की संख्या 296 से 229 हो गई। पहले 296 थी और प्रांतों की अब संख्या हो गई, प्रांतों की सदस्य संख्या अब हो गई 229। देशी रियासतों की पहले सदस्य संख्या तय की गई थी 93 और अब वो संख्या हो गई 70। 31 दिसंबर 1947 को भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या, भारतीय संविधान की सदस्य संख्या के अनुसार आपको अलग से एक तालिका में सदस्य संख्या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। संविधान सभा की कार्यप्रणाली के अगले क्रम में हम देखते हैं कि संविधान सभा का प्रारूप का निर्माण और संविधान प्रभाव में कैसे आया। संविधान
के निर्माण का कार्य कोई सामान्य कानून का निर्माण करना नहीं था, बल्कि एक बहुत ही जटिल कार्य था और केवल बहस करके इस कार्य को नहीं किया जा सकता। इसलिए संविधान सभा द्वारा अनेक समितियों का गठन किया गया और उन समितियों ने अपने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए और उनके प्रस्ताव पर गौर करने के बाद में जो प्रारूप समिति थी, उस प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार किया। संविधान सभा के प्रारूप का निर्धारण करने में, संविधान का निर्माण करने में इसकी जो समितियां थी उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और इसीलिए संविधान सभा की समितियों के बारे में एक अलग से वीडियो इसके बाद में बनाया गया है, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समितियों के बारे में विस्तृत जानकारी हम उस वीडियो में प्राप्त करेंगे। यहाँ आपको केवल इतना बता दें कि बहुत सारी जो समितियाँ थीं, छोटी बड़ी बहुत सारी समितियाँ थी। 8 बड़ी समितियाँ थी, जिसमें महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्होंने विभिन्न समितियों की जो संस्तुतियाँ थी, प्रस्ताव थे, उनके आधार पर प्रारूप का निर्माण किया और पहला प्रारूप उन्होंने प्रकाशित किया फरवरी 1948 में। इसके बाद अक्टूबर 1948 में उन्होंने दूसरा प्रारूप प्रस्तुत किया। संविधान पर पहली बार 4 नवंबर 1948 को जो पहली बार संविधान सभा में प्रारूप पढ़ा गया, उस पर 5 दिन तक आम चर्चा हुई। दूसरी बार 15 नवंबर 1948 को उसके ऊपर खंडवार विस्तृत चर्चा हुई और ये कार्य 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इस अवधि में कम से कम 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए, जिनमें से वास्तव में 2,473 पर ही सभा में चर्चा हुई। संविधान पर तीसरी बार जो चर्चा शुरू हुई वो 14 नवंबर 1949 को शुरू हुई। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, यानी कॉन्स्टिट्यूशन प्रस्ताव को पास करने का प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष और सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने संविधान सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया और स्वयं को संविधान सौंपा, यानी स्वयं को ही इसको सौंप दिया। जनता के द्वारा संविधान सौंप दिया गया। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद में लागू किया गया था, यानी प्रस्तावना सबसे बाद में लागू हुई। नए विधि मंत्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उन्हें अपनी तर्कसंगत व प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता है। उन्हें भारत के संविधान का पिता के रूप में पहचाना जाता है। इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार के रूप में आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी जाती है। अब देखते हैं हम संविधान का प्रवर्तन, ये लागू कैसे हुआ। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम और छोटे शीर्षकों से जुड़े हुए कुछ प्रावधान अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 स्वतः ही लागू हो गए। संविधान के जो शेष प्रावधान थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई के दौरान लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया और इस दिन की
के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया और इस तरह से भारतीय संविधान लागू हुआ, जिसके आधार पर बाद में भारत की राज्य व्यवस्था को चलाया जाना था। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे संविधान निर्माण की कहानी का पार्ट 3, जिसमें हम देखेंगे संविधान सभा की विभिन्न समितियां और उन समितियों की कार्यप्रणाली।